Hello students, a warm welcome to all of you at Avigan Institute. This is our second lecture of first chapter which is matter in our surroundings. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मैटर के बारे में, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास का। मैटर कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर क्या हो, मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। फिजिकल नेचर में हमने देखा था कि जितने भी हमारे मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और ये पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है इनका साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? गैप होता है, और ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं। थर्ड कैरेक्टर कह रहा था हमारा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं। आज हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद बात करेंगे हम लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट को समझेंगे, लेटेंट हीट होती क्या है। उसके बाद देखेंगे हम इवेपोरेशन। तो ये चार चीज़ें आज डिस्कस करेंगे: स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, लेटेंट हीट और इवेपोरेशन। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। आज का नोट क्या कह रहा है हमारा? यू कैन विन इफ़ यू वांट। यदि आप कोई दिल से चीज़ चाहते हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, कहीं जीतना चाहते हो, तो ज़रूर मिलती है आपको उस चीज़ के लिए। अगर आप एफर्ट कर रहे हो, पूरे एफर्ट्स लगा रखे हैं आपने, तो चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको। चाहे थोड़ा लेट मिले, पर मिलेगी ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता नहीं मिले। अगर आपके एफर्ट्स पूरे हैं, अच्छे एफर्ट्स हैं, अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। अगर दोबारा मेहनत करेंगे, पूरी जान लगाएंगे, तो ज़रूर मिलेगी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम स्टेट ऑफ मैटर। तो कोई भी मैटर है वो जनरली तीन स्टेट होती हैं उसी। सबसे पहले जैसे वाटर है, वाटर की सॉलिड फॉर्म कौन सी है? आइस। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई मैटर की? सॉलिड फॉर्म। जो पानी आप पीते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है? लिक्विड फॉर्म होती है। और जो बैलून में हम फिल करते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है? एयर फिल करते हैं, कौन सी फॉर्म होती है? गैस फॉर्म होती है। तो तीन फॉर्म होती है किसी भी मैटर की जनरली। दो स्टेट और होती हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड, फिर लिक्विड, और फिर देखेंगे हम गैस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। आइस क्या है? वाटर की सॉलिड फॉर्म है। इसमें पार्टिकल इस तरीके से फिक्स पोजीशन में रहते हैं। सभी पार्टिकल की क्या होती है? फिक्स पोजीशन होती है। यहाँ पे देखो हर एक पार्टिकल की क्या है? फिक्स पोजीशन है। हर पार्टिकल क्या है? एक दूसरे के साथ अटैच है, कहीं भी इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे हैं। और पार्टिकल की एक फिक्स पोजीशन होती है। सॉलिड हैव डिफिनाइट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड की क्या होती है? फिक्स शेप होती है और उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। जैसे आप चेयर देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, इनकी क्या है? फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। अगर आप इसको एक रूम में रखो, कोई चेयर आपकी एक रूम में रखी है, उसको उठा के दूसरे रूम में ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या होगा? उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? क्या वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगी? नहीं, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जितना दूसरे रूम में कर रही थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है और इनकी शेप भी फिक्स होती है। शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि इनके हर एक पार्टिकल की एक फिक्स पोजीशन होती है। पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। सॉलिड की क्या होती है? डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। हर पार्टिकल उसी बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ पे देखो आइस है, आइस क्यूब फॉर्म है यहाँ पे आइस की। तो जितने भी आइस के पार्टिकल होंगे वो इस फॉर्म के अंदर ही रहेंगे। इस क्यूब के जितनी शेप है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर ही अंदर रहेंगे। इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। सॉलिड आर रिजिड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं क्योंकि उनकी शेप होती है, उसमें चेंज करना डिफिकल्ट होता है। उनकी शेप में आसानी से चेंज नहीं होता है। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप अपने हाथ में कोई पेन लो और उसको कंप्रेस करके देखो, तो क्या पेन इजीली कंप्रेस हो रहा है? नहीं होता इजीली कंप्रेस, क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो फिक्स होते हैं। पार्टिकल की पोजीशन में इजीली चेंज नहीं आता है, वो तो इजीली कंप्रेस नहीं हो रहा है। जो सॉलिड है हमारा, जो पेन है हमारा, वो इजीली कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? देयर इज अ मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मिनिमम स्पेस होता है, यानी कि गैप क्या होता है? ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल गैप होता है। रबर बैंड, शुगर क्रिस्टल और स्पंज, ये किसकी फॉर्म है? ये भी हमारे सॉलिड्स की फॉर्म है। रबर बैंड में मटेरियल ऐसा होता है
जो स्ट्रेच होता है, अगर उसको हम एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से ब्रेक हो जाएंगे, तो रबर बैंड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा हमारा। अगर उसको छोड़ देंगे तो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो रबर बैंड क्या है, इलास्टिसिटी एक रबर बैंड की प्रॉपर्टी है, पर यह सॉलिड फॉर्म होती है हमारी। उसी तरीके से शुगर क्रिस्टल है, शुगर क्रिस्टल को अगर एक एक क्रिस्टल को देखो तो सभी क्रिस्टल की फिक्स शेप होती है, तो ये भी क्या है, हमारा सॉलिड है। और स्पंज, स्पंज में क्या होता है, माइन्यूट माइन्यूट होल होते हैं जिनमें एयर ट्रैप रहती है। अगर हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो एयर उन होल से बाहर निकल जाती है और हमारा स्पंज कंप्रेस हो जाता है। अगर फिर हम स्पंज को छोड़ दें तो क्या होगा, एयर उन होल में दोबारा वापस आ जाएगी और स्पंज हमारा वापस फूल जाएगा। तो ये तीनों फॉर्म भी हमारी किसकी हैं, सॉलिड की फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड्स की। वाटर, वाटर कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है और ये जो आउटर लेयर होती है लिक्विड की उसके अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। लिक्विड है नो फिक्स शेप, लिक्विड की क्या होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। यहाँ पर देखो बोतल में लिया हुआ था हमने, तो बोतल की शेप ले रखी थी, यहाँ पर हमने गिलास में ट्रांसफर कर दिया तो ये गिलास की शेप में आ गया, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है और ये फ्रीली मूव करते रहते हैं अंडर द आउटर लेयर ऑफ लिक्विड। लिक्विड गेट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे केप्ट, लिक्विड जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। जैसे हमने बोतल में रख रखा था तो बोतल की शेप ले ली, यहाँ पे हमने गिलास में ट्रांसफर कर दिया तो गिलास की शेप में आ गया। बट लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम, इसको कैसे समझेंगे आप, जैसे हमने वाटर बॉटल में 1 लीटर वाटर लिया और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया गिलास में, तो यहाँ पर भी इसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, 1 लीटर ही रहेगी। यहाँ पर भी 1 लीटर था, यहाँ पर भी 1 लीटर है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज आया नहीं, तो इनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। तो हम कह सकते हैं वो लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड आर फ्लूइड बिकॉज लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या होते हैं, आसानी से फ्लो करते हैं। जैसे हमने फर्श पर अगर पानी डाल दिया तो क्या होता है, आसानी से फ्लो करता है, तो फ्लूइडिटी क्या होता है, इनका एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की। देर इज अ मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स देन सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में। जैसे यहाँ पर देखो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं थोड़ा दूर दूर हैं, इनके बीच में ज़्यादा गैप है कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे, इस तरीके से थे, इनके बीच में कोई गैप नहीं था। और लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप होता है कंपैरिजन टू पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स। चलिए आगे बात करते हैं हम गैसेस की। जैसे बैलून है, यहाँ पर बैलून क्या है, बैलून के अंदर जो फिल है वो गैस फिल कर रखी है हमने। तो गैसेस के पार्टिकल इस तरीके से होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे और किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, गैसेस की ना तो कोई फिक्स शेप होती है ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। गैसेज आर इजीली कंप्रेसिबल, यानी कि गैसेज को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप सिलेंडर्स देखते हो तो उसमें क्या होता है, कंप्रेस करके गैस फिल करते हैं, तो आसानी से कंप्रेस हो सकती है हमारी गैसेज जितनी भी हैं। देयर इज अ लार्जर गैप बिटवीन द पार्टिकल्स देन दैट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स, जितने भी हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे ज़्यादा गैप किसके पार्टिकल्स में होता है, गैस के पार्टिकल्स में, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम जो स्पेस होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम देखते हैं क्या आसानी से इनकी स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है एक दूसरे में, क्या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकते हैं या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकते हैं और गैसेस में चेंज हो सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं सभी को। तो इसके बारे में बात करेंगे हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। हम 2 टाइप से इफेक्ट देखेंगे। पहला इफेक्ट देखें हम टेम्परेचर का, दूसरा इफेक्ट देखेंगे हम प्रेशर का। यानी कि टेम्परेचर में चेंज करने से क्या इफेक्ट आ रहा है मैटर की स्टेट पे, और प्रेशर में चेंज करने से मैटर की स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की। इसको कैसे समझेंगे हम, जैसे हमने आइस ली, आइस को क्या करें, अगर हीट करें, जैसे यहाँ पर हमने बर्नर लगा दिया और इसको आइस को क्या करने लगे, हम हीट करने लगे, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और मेल्ट होकर किस में ट्रांसफर हो जाएगी, ये वाटर में। जनरली कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस जब हमारा टेम्परेचर हो जाएगा तो आइस किस में मेल्ट हो जाएगी, वाटर में। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग। ठीक है। फिर अगर हम वाटर को हीट करेंगे
वाटर को हीट करेंगे तो वाटर किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्टीम में, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग कितने डिग्री पर होती है वाटर की, 100 डिग्री सेल्सियस पर। आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आइस मेल्ट कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। अगर हम प्रोसेस को उल्टा कर दें, अगर हम स्टीम को ठंडा करें, वाटर वेपर को ठंडा करें, कूल करें, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को हम ठंडा करें, कूल करें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, क्लियर है। आइस जब मेल्ट होती है वाटर में तो वो होता है हमारा मेल्टिंग प्रोसेस, और जब वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है तो हमारा होता है बॉइलिंग प्रोसेस। अगर इसका उल्टा करें, स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट करें तो हमारा होता है कंडेंसेशन, और अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करें तो वो प्रोसेस होता है हमारा फ्रीजिंग। आई थिंक क्लियर है। लास्ट में भी देखेंगे हम इस चीज़ को, एक बार समझेंगे। चलिए और डिटेल में जानते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट को हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे हमने सॉलिड फॉर्म ली किसी भी मैटर की, वाटर की फॉर्म ले लेते हैं, आइस फॉर्म ले ली हमने, तो आइस फॉर्म में इस तरीके से पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। जब हम इस आइस को हीट करना स्टार्ट करेंगे, नीचे हमने क्या लगाया, बर्नर सेटअप किया, नीचे बर्नर से फ्लेम निकल रही है। जब हम इस आइस को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जब टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तो जो आइस के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारा वाटर में। वाटर में पार्टिकल थोड़ा सा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना बना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। यानी कि जब तक आइस का एक भी क्रिस्टल प्रेजेंट है तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। उसी तरीके से वाटर को अगर हीट करते रहेंगे हम कंटिन्यूसली, जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इनके बीच में जो थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर आ जाएंगे, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर में, यानी कि गैस फॉर्म में। जब तक एक भी क्रिस्टल बचा रहेगा, एक भी पार्टिकल बचा रहेगा वाटर का, तब तक टेम्परेचर कितना बना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा हीट जा रही है वो कहाँ जा रही है, मॉलिक्यूल्स में जा रही है, पार्टिकल्स में जा रही है, पार्टिकल्स को जा रही है इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में। तो जो एक्स्ट्रा हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। आई थिंक क्लियर हुआ है यहाँ से लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट वो एक्स्ट्रा हीट जो पार्टिकल्स के अंदर जा रही है बचे हुए अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, जिससे उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा। जैसे आइस के केस में दोबारा समझते हैं हम लेटेंट हीट को, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे वाटर जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। पर जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर कितना बना रहेगा, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, पार्टिकल्स में जा रही है, पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए यूज़ हो रही है। तो वही एक्स्ट्रा हीट हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम। इसको ऐसे समझते हैं, इस तरीके से हमने एक सेटअप क्रिएट किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने आइस फिल कर दी, ऊपर से हमने थर्मोमीटर लगाया और नीचे हमने बर्नर रख दिया। धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ेगी, पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ेगी। जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। इस तरीके से फिर वाटर को हीट करेंगे, पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे,
पार्टिकल एक दूसरे से और दूर दूर चले जाएंगे, तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस कौन सा था हमारा, मेल्टिंग प्रोसेस था। ये प्रोसेस हो गया हमारा बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, मैंने भी बताया जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, और जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करने के लिए यूज हो रही है। वो लेटेंट हीट की तरह यूज कर रहे हैं उस हीट को, लेटेंट हीट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि वो एक्स्ट्रा हीट जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर रिलीज कर रहे हैं ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर देखा था हमने, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बना रहा था, और बॉइलिंग के केस में कितना बना रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस बना रहा था। तो लेटेंट हीट दो टाइप की होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होगा, जब हमारी आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कब होगा, जब हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दो टाइप की लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक एक करके इन दोनों को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने के लिए हम इस तरीके से सेटअप क्रिएट करेंगे। एक बीकर लेंगे, बीकर में हमने आइस फिल कर दी, ऊपर से हमने थर्मोमीटर लगाया और नीचे से हमने बर्नर लगाया। धीरे धीरे हम बर्नर से क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। जब हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है, वाइब्रेट करते जा रहे हैं पार्टिकल, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। टेम्परेचर जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस जब हमारा टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये पार्टिकल किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वाटर में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब तक सारे पार्टिकल वाटर में कन्वर्ट नहीं होते, आइस के जितने सारे पार्टिकल वाटर में कन्वर्ट नहीं होते, तब तक हमारा टेम्परेचर कितना बना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर नहीं जाएगा, चाहे हम उसको कितनी भी हीट देते रहें। तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो कहाँ जा रही है, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जा रही है। पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करने के लिए यूज हो रही है। पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है। तो यही जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। आई थिंक क्लियर है आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो एक्स्ट्रा हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वही हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। डेफिनेशन क्या देंगे हम इसकी, latent heat of fusion is known as the amount of heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। यानी कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक पॉइंट और है इसमें, उसको देखते हैं। पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन द पार्टिकल ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, जिससे वाटर का पार्टिकल है एक और आइस का पार्टिकल है, अगर दोनों का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो वाटर का पार्टिकल है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। क्यों, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा हीट दी थी वो किसके अंदर चली गई, वो वाटर के वेपर के अंदर चली गई। तो जो हीट है वो एक्स्ट्रा हीट वो वाटर के वेपर के अंदर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का पार्टिकल है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है कंपैरिजन टू पार्टिकल ऑफ आइस एट दैट टेम्परेचर। आई थिंक क्लियर है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। चलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को देखते हैं।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें भी हमने सेम सेटअप करेंगे। इसमें हम वाटर लेंगे बीकर के अंदर, ऊपर से थर्मोमीटर लगाएंगे और नीचे से हमने बीकर लगाया। धीरे धीरे टेम्परेचर रेज होगा, पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, पार्टिकल के बीच में वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, पार्टिकल और ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा और पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टीम में, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब तक पूरा वाटर के पार्टिकल्स स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक टेम्परेचर कितना बना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, चाहे हम बाहर से कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कराते रहें, कितनी भी हीट देते रहें ऊपर को, जब तक सारे के सारे पार्टिकल स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो कहाँ जा रही है, पार्टिकल को एक दूसरे से दूर करने के लिए, पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई थिंक क्लियर है पॉइंट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। Latent heat of vaporization is known as the amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point। ये ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं एक्स्ट्रा, वो हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Water vapor at 100 degree Celsius have more energy than particle of water at same temperature। जो वाटर वेपर का पार्टिकल है 100 डिग्री सेल्सियस पर और जो वाटर का पार्टिकल है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, जो वाटर वेपर का पार्टिकल है। इस चीज़ को ऐसे समझेंगे जैसे कोई वाटर बॉईल हो रहा है, वाटर बॉईल करते हुए वाटर में से क्या निकलती है, स्टीम निकलती है। तो जब हमारा हाथ अगर स्टीम के कांटेक्ट में आ जाए तो हमारे हाथ पे ज़्यादा जलन होगी, अगर उस हाथ पर पानी गिर जाए उतने ही टेम्परेचर पर। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर के जो पार्टिकल हैं उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी है कंपैरिजन टू वाटर पार्टिकल, यानी कि वाटर जो पानी है उससे कम जलन होगी और जो भाप है उससे ज़्यादा जलन होगी अगर दोनों का टेम्परेचर सेम भी है तो, क्योंकि वाटर वेपर के अंदर ज़्यादा एनर्जी है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी वो कहाँ चली गई, वाटर वेपर के अंदर चली गई। आई थिंक क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। चलिए आगे बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन है डिपोजिशन। सब्लिमेशन को ऐसे समझेंगे हम, कोई सॉलिड्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। यानी कि अगर उनको हम हीट करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो सर्दियों में जब हम कपड़े रखते हैं तो उसमें नेपथलीन बोल्ट डाल के रखते हैं, नेपथलीन बोल्ट, यानी कि जिससे कपड़ों में स्मेल ना हो। पर जब हम बाद में देखते हैं खोल के, कबर्ड वगैरह खोल के देखते हैं तो नेपथलीन बोल्ट वहाँ पर हमें नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनको दूर रखने के लिए यूज़ होती है। उस तरीके से हम इस तरीके से समझेंगे इसको। सेटअप क्रिएट किया हमने यहाँ पर एक, इसमें हमने एक चाइना डिश ली। चाइना डिश एक जैसे हमारे कप होते हैं जिसमें हम चाय पीते हैं उसी तरीके से एक प्लेट होती है, वो ली हमने। उसके ऊपर हमने क्या लिया, एक फनल हमने उल्टी करके रख दी, उसमें हमने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड के कुछ पार्टिकल ले लिए। ऊपर हमने कॉटन लगा दिया यहाँ पर, जिससे क्या हो, ये बाहर ना जा सके, पार्टिकल्स जो है बाहर ना जा सके। नीचे से हमने बर्नर लगाया। जब हम इस बर्नर को ऑन करते हैं तो जो पार्टिकल होते हैं ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब पार्टिकल ऊपर जाके ठंडा हो जाते हैं तो ये जो फनल की दीवारें हैं, फनल की दीवारों पर यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि पहले तो सॉलिड में थे, फिर गैस में कन्वर्ट हुए, ऊपर जाके फिर यहाँ पे ठंडे हो गए, फिर दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो यानी पहले सॉलिड फॉर्म थी, किस में कन्वर्ट हो गई, गैस फॉर्म में। इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड फॉर्म का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अगर गैस का दोबारा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हो तो इस फॉर्म को हम कहते हैं डिपोजिशन। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन। आई थिंक क्लियर है दोनों पॉइंट ये। The change of state of some substance directly from solid to gas
जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एंड रिवर्स ऑफ दैट, यानी कि गैस का वापस सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये अभी हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, यानी कि प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी मैटर की स्टेट में। ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इस चीज को हम कैसे समझेंगे, इस तरीके से हमने सेटअप क्रिएट किया, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में हमने ऊपर से एक पिस्टन लगाया और हमने उसमें कोई गैस फिल कर दी। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ऊपर से हमने पिस्टन को कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे क्या होंगे, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आएंगे और कंप्रेस करेंगे और ठंडा करेंगे साथ साथ, तो पार्टिकल क्या होंगे, और ज़्यादा पास आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या थी, ये गैस फॉर्म थी और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के थोड़ा पास होते हैं। तो जो गैस फॉर्म थी उसको हमने कंप्रेस करना शुरू किया और ठंडा भी करेंगे साथ साथ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में। तो प्रेशर लगाने से क्या हो रहा है, गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे देखते हैं इसको, जैसे हम यहाँ पे देखो फायर एक्सटिंग्विशर है एक, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। इसके अंदर ये जो गैस होती है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, क्योंकि इस पर हम प्रेशर लगा होता है। जैसे हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो बाहर निकलती है और सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। गैस यानी कि जहाँ पर आग लग रही है वहाँ पर डालते हैं CO2 को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट तोड़ देती है आग से और हमारी आग जो है बुझ जाती है। तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से गैस में। जब तक हमने प्रेशर लगा के रखा था वो सॉलिड फॉर्म में थी, जब हमने प्रेशर रिलीज कर दिया तो किस फॉर्म में आ गई, गैस फॉर्म में आ गई। तो यानी कि प्रेशर की वजह से वो सॉलिड में थी, प्रेशर हटाने से वो गैस फॉर्म में आ गई। उसी तरीके से LPG सिलेंडर जो हमारे घर में होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG गैस होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज गैस होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यह था प्रेशर का इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इस तरीके से हम समझेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को, कोई हमारा सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्यूजन। अगर इसका उल्टा हो रहा है, लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, वेपोराइजेशन, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन। नीचे हम देखते हैं सॉलिड और लिक्विड गैस में कन्वर्ट, तभी देखा था हमने, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन, गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। ध्यान रखिएगा इस डायग्राम को। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, यहाँ पर एक लेक है जो धीरे धीरे सूखता जा रहा है, धीरे धीरे पानी खत्म होता जा रहा है इसमें से। दूसरी पिक्चर में देखिए कुछ कपड़े हैं सूखने के लिए डाले हैं, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इनमें से पानी उड़ जाएगा और हमारे कपड़े सूख जाएंगे। थर्ड पिक्चर में क्या है, सॉल्ट प्रोसेस है, सॉल्ट मेकिंग ऑफ सॉल्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हम बड़े बड़े इस तरीके से खेत में खाने बना देते हैं, उनमें सी वाटर फिल कर देते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होता है, पानी उड़ जाता है और सॉल्ट हमारा बच जाता है जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब तीनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, पानी निकल जा रहा है, पानी सूख जा रहा है। अब तीनों प्रोसेस में क्या टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच पाया था, क्या 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच पाया था, नहीं। क्या इस लेक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच पाया जिससे पानी खत्म हो गया, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, नहीं। क्या कपड़े जो सूखने के लिए डालते हैं हम, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से जैसे खेत में पानी भर देते हैं, खेत में पानी सूख जाता है, क्या खेत का पानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, नहीं, खेत का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता है। तो पानी स्टीम में कैसे कन्वर्ट हो गया, पानी जो वाटर था वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, पर टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया था। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। ये प्रोसेस होता है हमारा इवापोरेशन का, यानी कि जो इवापोरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवापोरेशन कैसे होता है,
इवेपोरेशन होता है, सरफेस फिनोमेना होता है हमारा। इसको कैसे समझेंगे, इस तरीके से, जैसे वाटर है, वाटर के वेपर्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल, सॉरी। जब इस पर सनलाइट पड़ती है, ऊपर से सनलाइट पड़ती है, तो क्या होता है, जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं, जो ऊपर की लेयर के पार्टिकल होंगे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। उनके पास क्या आ रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है सनलाइट के थ्रू, तो इनके जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इनके जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा और ये पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो वाटर के पार्टिकल थे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए। जब ऊपर की पार्टिकल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो सनलाइट है वो नीचे के पार्टिकल्स पे बढ़ेगी, फिर नीचे के पार्टिकल्स के साथ भी यही प्रोसेस होगा। इनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी सनलाइट के थ्रू, ये भी ज़्यादा वाइब्रेशन करना शुरू करेंगे और ये भी वाटर वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब सेकेंड लेयर भी ख़त्म हो जाएगी, तब जो सनलाइट है वो थर्ड लेयर पे पड़ेगी। इसी तरीके से थर्ड लेयर के पार्टिकल भी ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और जो अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच वो भी ब्रेक हो जाएगा और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, लेयर बाय लेयर सरफेस फिनोमेना होता है। पहले एक लेयर इवेपोरेट होगी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरीके से लेयर बाय लेयर ये प्रोसेस होता है। जो बॉइलिंग प्रोसेस होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे क्योंकि सभी पार्टिकल का टेम्परेचर एक साथ बढ़ता है। सभी पार्टिकल के पास एक साथ एनर्जी आती है तो सभी पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और एक ही साथ किसमें, स्टीम में कन्वर्ट यानी कि गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। पर इवेपोरेशन में नहीं होता ऐसा, इवेपोरेशन में लेयर बाय लेयर होता है प्रोसेस। बॉइलिंग में हमारा एक साथ होता है। तो ये होता है हमारा सरफेस फिनोमेना और ये होता है हमारा बल्क फिनोमेना, यानी कि ये सारे बल्क में गैस में कन्वर्ट होते हैं, ये एक साथ नहीं होते, लेयर बाय लेयर कन्वर्ट होते हैं। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इवेपोरेशन की। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से, जैसे वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे होता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इस चीज़ को कैसे समझेंगे, जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जैसे अगर हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, अगर उनको हम इकट्ठा करके डाल दें तो देर में सूखेंगे। अगर हम उनको खुला खोल खोल के फैला के सुखाएं तो आसानी से सूख जाएंगे क्योंकि हमने उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे इसको, जैसे हमने एक प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया और एक कप में थोड़ा पानी डाल के हमने रख दिया, तो कौन सी चीज़ का पानी सबसे पहले सूखेगा, प्लेट का पानी, क्योंकि प्लेट के जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पार्टिकल इवेपोरेट एक साथ होंगे, सरफेस एरिया बढ़ गया तो पार्टिकल ज़्यादा इवेपोरेट होंगे कंपैरिजन टू कप। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है आपको। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ता जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो ज़्यादा एक साथ इवेपोरेट होंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं हमारा, इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब जैसे आप देखते हो, जब हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो जब हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और जब हवा धीरे धीरे चलती है तो कपड़े देर में सूखते हैं। तो यानी कि विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाता है। इवेपोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि जब हम वायु में नमी होती है, वातावरण में नमी होती है, तब इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है धीरे हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वायु में नमी है, पहले से ही वाटर वेपर ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर कम एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर, तो डिक्रीज हो जाता है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, यानी कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो उससे क्या होती है, कूलिंग होती है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग ड्यूरिंग इवेपोरेशन।
क्योंकि पार्टिकल क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग कॉज कूलिंग, और इसी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के कारण क्या होती है, कूलिंग होती है। इस चीज़ को आप ऐसे समझेंगे जैसे अपने हथेली पर एसीटोन लें या पेट्रोल लें या कोई भी अल्कोहल लें, तो क्या होता है, धीरे कुछ टाइम बाद वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, और हाथ पर थोड़ा ठंडक सी महसूस होती है, हमें कूलिंग महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल इवेपोरेट हुए हम उन्होंने हाथ से हथेली से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, हथेली से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो गए। अब हम हाथ के आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो हमें हाथ पर हथेली पर ठंडक महसूस देती है। तो यही इसी कारण इवेपोरेशन के कारण हमें ठंडक यानी कि कूलिंग का एहसास होता है। तो आई थिंक क्लियर है आपको इवेपोरेशन का प्रोसेस भी। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आए होगी आज की क्लास के जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस करी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द अवेकन इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।